हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए इस वीडियो से अब हम दूसरे पार्ट के लिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट यानी जो इसके पहले की वीडियो में हमने आयोनिक इक्विलिब्रियम पे फिनिश किया था। यहाँ से हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में देखते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, और ये है हमारा फोर्थ चैप्टर थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स मेरा सबसे बेहद फेवरेट चैप्टर है। इसके ऊपर मैं तो चाहता हूँ कि सारे क्वेश्चन आए, ठीक है। हाँ, आपको नहीं होगा, बट चलो देखते हैं वन बाय वन। इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इसके लिए आप प्रिपेयर हो जाइए। दो में से कोई भी एक प्रॉपर्टी के लिए ना आपको डेफिनेशन पूछा जाएगा ही जाएगा, या फिर इसमें एक चीज़ ये हो सकती है कि आपको कुछ एग्जाम्पल दिए जाए और आपको वो बोले कि क्लासीफाई द गिवन एग्जाम्पल्स एज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एग्जाम्पल दिए रहेंगे, 4-5 एग्जाम्पल देंगे, लाइक प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, सोल्युबिलिटी हो गया, वगैरह 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 वगैरह। अब आपको उसको क्लासीफाई करना होगा कि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आता है कि इंटेंसिव में आता है। तो छोटा सा बॉक्स बनाना होगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी लिखना, इंटेंसिव प्रॉपर्टी लिखना, और जो एक्सटेंसिव में आते हैं तो वहाँ पर लिखना, और जो इंटेंसिव में आते हैं वो यहाँ लिखना। बस इतना करना होता है। 1 मार्क के लिए या फिर 2 मार्क के लिए आ सकता है। डेफिनेशन आएगा तो 1 मार्क के लिए आएगा, और क्लासीफाई करना होगा तो 2 मार्क के लिए आएगा, ठीक है, बढ़िया। देन बॉन्ड एंथैल्पी के ऊपर में न्यूमेरिकल अच्छे से प्रिपेयर करके रखिए। अभी तक 2-3 एग्जाम हुए हैं तो अभी तक पूछे नहीं गए हैं, आप इसके लिए प्रिपेयर हो जाइए, ठीक है। W = -P डेल्टा V, ये डेरिवेशन पूछे जाने के चांसेस कम रहते हैं क्योंकि ये 2 मार्क के लायकी का नहीं है, उतने नहीं बनते हैं, इसलिए इसके ऊपर में ना न्यूमेरिकल आते हैं। और जो न्यूमेरिकल मैंने पढ़ा है उसमें मैंने आपको कुछ प्रिकॉशंस बताए थे, वापस से बता रहा हूं। प्रेशर की वैल्यू कौन सी चीज में दी है, बार में है, एटमॉस्फेयर में है, पास्कल में है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, एमएमएचजी में है। अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इसका जो वैल्यू रहेगा, जो यूनिट रहेगा इसका वैल्यू का, W का यूनिट आपको कन्वर्ट करना होगा, यानी जूल में लाने के लिए प्रेशर थोड़ा संभल के, वो मैंने बता चुका हूं आपको, ठीक है, अभी नहीं, वापस से नहीं। देन W मैक्स का डेरिवेशन और उसके ऊपर में आने वाले न्यूमेरिकल तो अच्छे से प्रिपेयर करिए, क्योंकि ये अभी गए 2-3 एग्जाम में पूछे नहीं गया है, उसके बारे में पूछा गया है। इसीलिए आप इस बार W मैक्स के डेरिवेशन को अच्छे से प्रिपेयर करिए इंटीग्रेटेड फॉर्म में। और अगर डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा तो फिर तो न्यूमेरिकल पक्का बनता ही है, ठीक है, तो उसके लिए तैयार रहिएगा आप। देन डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, या फिर आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। अब इसमें क्या होता है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल पूछेगा, या फिर आइसोथर्मल एडियाबैटिक पूछेगा, या फिर और भी कोई प्रोसेस लाइक आइसोथर्मल हो गया, आइसोबैरिक हो गया, आइसोकोरिक हो गया, वगैरह वगैरह, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो अगेन इसमें 4 पॉइंट लिखने हैं प्लस एग्जाम्पल देना है। एग्जाम्पल देना कंपलसरी रहेगा, 5 पॉइंट लिखकर छोड़िएगा प्लस 1 पॉइंट आपका एग्जाम्पल का। तो डिफरेंस पूछा जा सकता है, बट इसमें डिफरेंस पूछने के लिए और एक चीज है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, करेक्ट, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अगर उनको डिफरेंस पूछना होगा ना तो मुझे नहीं लगता इसके ऊपर में पूछेगा। क्यों? क्योंकि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस और आइसोथर्मल ये तो डायरेक्ट रिलेट करता है W मैक्स से, या फिर W = -P डेल्टा V से। तो बचते हैं अभी आइडियाबैटिक और आइसोथर्मल, तो ये तो उतना कुछ खास बनता नहीं है, क्योंकि आइडियाबैटिक उतने पॉइंट्स नहीं आप लिख पाते हैं। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक ये डिफरेंस थोड़ा सा बनता है, ठीक है। देन ये पहला एक डेरिवेशन पूछा जा सकता है, डेल्टा H = डेल्टा U + P डेल्टा V। ये दूसरा डेरिवेशन डेल्टा G = डेल्टा H - T डेल्टा S, या फिर देखिए हो सकता है ऐसा बोले कि डिराइव डेल्टा H = डेल्टा U + P डेल्टा V, या फिर हो सकता है बोले कि एक्सप्लेन, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट, अभी सुनिए, एक्सप्लेन या फिर डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन एंथैल्पी चेंज एंड इंटरनल एनर्जी। अगर ऐसा भी पूछा ना, बहुत आसान है, बता रहा हूं मैं। अगर आपको पूछे कि एक्सप्लेन द, या फिर सॉरी डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन एंथैल्पी चेंज एंड इंटरनल एनर्जी, तब भी आसान है। डायरेक्ट ऐसा पूछे तो भी आसान है। बट बोर्ड में एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है जिसमें वो पूछेंगे डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। है वही, पूछने का तरीका अलग है, ठीक है। डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर and heat of reaction at constant volume. Heat of reaction at constant pressure is nothing but delta H, and heat of reaction at constant volume is nothing but delta U. तो ये डेरिवेशन पूछे जाने का ये स्टेटमेंट हो सकता है, तैयार रहिएगा आप, ठीक है।
इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये डायरेक्ट बोलेगा एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी एंड डेल्टा एच, या फिर डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी एंड डेल्टा एच वगैरह वगैरह वगैरह, या फिर डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, या फिर न्यूमेरिकल आ सकता है। तीसरा है डेल्टा जी इक्वल्स टू -2.303, ये पूछे जाने के चांसेस, ये सॉरी लॉग टू द बेस है 10 में, ठीक है। तो डेल्टा जी इसके ऊपर में न्यूमेरिकल और इसके ऊपर में डेरिवेशन, ये उतना कुछ खास नहीं है, बट अगर पूछा जाएगा तो ये ऐसा लिखना, गैसियस के लिए बोला जाएगा तो यहां पर केपी लिखना, वहां पे पी फॉर प्रेशर, और अगर किसी सॉल्यूशन के लिए बोले तो यहां पर सी लिखना। ये चीजें भूलिए मत आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर गैसियस रिएक्शन बोला तो केपी लिखिएगा, डेल्टा जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो के सी लिखिएगा, और डेल्टा जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलेंगे तो डायरेक्ट, ठीक है, ऐसा डिराइव करिएगा। एंडिंग में वो लिखिएगा, वो याद रखिएगा, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट, स्पॉन्टेनिटी एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये चांसेस कम है, फिर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चांसेस कम है, बट हीट ऑफ कंबशन, न्यूट्रलाइजेशन, सोल्यूशन, वेपराइजेशन, सब्लिमेशन, फ्यूजन, एटोमाइजेशन, डिसोसिएशन, दो ये कितनी है ना, 6-7 है ना, इसमें से कोई भी एक तैयार रहिएगा। हीट ऑफ कंबशन पूछे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि इसके पॉइंट्स बनते हैं, ठीक है। तो ये बात, इसमें देखिए W = डेल्टा NGRT, ये नया टॉपिक ऐड हुआ है ना सिलेबस में, तो वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन अच्छे से, इसमें भी मैंने एक चीज लिखी नहीं है जो अभी बता रहा हूं मैं। देखिए सवाल क्या आएगा, डिराइव W = डेल्टा NGRT, या फिर डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन वर्क डन इन गैसियस केमिकल रिएक्शन। ऐसा गैसियस बोलते हैं तो W = P डेल्टा V नहीं लिखना, W मैक्स नहीं लिखना, ये आएगा क्योंकि गैसियस नंबर ऑफ मोल्स गैसियस रिएक्टर प्रोडक्ट में आते हैं। तो ये रिलेशन के लिए गैसियस केमिकल रिएक्शन याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, आप कंफ्यूज होते हैं तो जरा सोच समझ के, ठीक है। देन हेजेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन और न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इट, अभी तक के न्यूमेरिकल पूछे गए हैं तो ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है, मैंने रेड में नहीं लिखा, बट ये 110% चांसेस रहेंगे। तो स्टेटमेंट या फिर एप्लीकेशन तो मुझे नहीं लगता पूछेंगे, न्यूमेरिकल पूछने के चांसेस कुछ ज़्यादा हद तक बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा थर्मोडायनामिक्स। अब उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मेरा सेकंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे ज़्यादा और बहुत फेवरेट है मेरा ये चैप्टर। तो सेल कांस्टेंट या फिर उसके ऊपर में जो न्यूमेरिकल आएगा ना, एक तो सेल कांस्टेंट का डेफिनेशन पूछेंगे, या फिर न्यूमेरिकल पूछा जाएगा 1 मार्क के लिए सेल कांस्टेंट के लिए, पता है ना आपको, B/R, ठीक है, बढ़िया। देन MCQ ऑन मोलर कंडक्टिविटी और न्यूमेरिकल ऑन इट फॉर 1 मार्क, तो मुझे नहीं लगता इसके ऊपर में पूछेंगे, पर अगर वो MCQ ही पूछेंगे क्योंकि ये टॉपिक के ऊपर में 2 मार्क के लिए 3 मार्क के लिए न्यूमेरिकल बनता तो नहीं है, तो वो 1 मार्क के लिए फिर सिंगल लाइन क्वेश्चन में पूछेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये भैया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोलरॉस लॉ, ऐसा समझ लीजिए, मैंने रेट तो किया नहीं है, बढ़िया आएगा एग्जाम में। यानी एज अ टीचर मैं अगर क्वेश्चन पेपर बनाऊँ आपका, तो वो क्वेश्चन में मैं ये कोलरॉस लॉ तो मैं ऐड कर ही दूंगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये बनता है, इसमें स्टेटमेंट भी लिखना होता है, डेरिवेशन भी डिराइव करना है, और लास्ट में आपको ये प्रूव हुआ ये लिखना भी है ना, स्टेटमेंट के फॉर्म में। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मेरे वीडियोस नहीं है, ये तो मैंने बताया रहता है आपको। तो कोलरॉस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। एक्वस NaCl और मोल्टन NaCl, इसके ऊपर में अभी तक के डेरिवेशन ये नहीं पूछा गया है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस ये जो टॉपिक है ना, ये नहीं पूछा गया है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साल ना पूछा जाएगा और आप इसमें कंफ्यूज होंगे। आप क्या करेंगे, NaCl एक्वस रहे या मोल्टन रहे, दोनों के लिए सेम लिखेंगे। ये अगर पूछा गया तो आपकी जान ले सकता है, क्योंकि एक्वस NaCl में एनोड और कैथोड के ऊपर में एनोड और कैथोड के ऊपर में रिएक्शंस अलग होती है। तो एक्वस में ज़रा संभल कर, ठीक है, आप वो टॉपिक पढ़िए, मेरे वीडियोज़ नहीं है, सॉरी उसके लिए, क्या कर सकते हैं, टाइम है उसके, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस अच्छे से प्रिपेयर करके रखिए आप, आपके सर ने आपको पढ़ाए होंगे। और ये बात डायग्राम, अब पिछली बार मैंने आपको बोला था कि SH या फिर ट्राइसेल के ऊपर में डायग्राम पूछा जाएगा, बट भलता ही पूछा गया था वो फ्यूल सेल के ऊपर में, वो तो लायकी भी नहीं उसकी 2 मार्क की। बट इस बार फ्यूल सेल तो नहीं आएगा, आप ड्राई सेल या फिर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसके लिए तैयार रहिए।
स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन 2 बार पूछा जा चुका है, इसलिए मुझे लगता नहीं इसका डायग्राम आएगा। ड्राई सेल थोड़ा सा ज़्यादा उम्मीदें बढ़ जाती है, या फिर लीड एक्यूमुलेटर की भी उतनी लायकी तो है नहीं 2 मार्क की। तो SHE और ड्राई सेल, लीड एक्यूमुलेटर भी है इंपॉर्टेंट, बट SHE और ड्राई सेल थोड़ा सा तैयार रहिए आप, ठीक है, बढ़िया। देन रिएक्शंस ऑफ ड्राई सेल, ये लीड एक्यूमुलेटर में चार्जिंग डिस्चार्जिंग 2 में से कोई भी एक रिएक्शन 2 मार्क के लिए, या फिर ड्राई सेल का अगर डायग्राम नहीं आता तो फिर तो रिएक्शन कंफर्म आएगी, एनोड के ऊपर में, कैथोड के ऊपर में, पता ना वो एनोड वगैरह। हाँ, ये तैयार करके रखिए आप, ठीक है। देन नेक्स्ट EMF सीरीज और उसके एप्लीकेशंस, कोई भी 2 है वैसे 4 है ना। स्पॉन्टेनिटी डिसाइड करना, सेल को कंस्ट्रक्ट करना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को फाइंड आउट करना, रिड्यूसिंग एजेंट को फाइंड आउट करना, ऐसे 4 एप्लीकेशंस है। तो 4 में से कोई भी 2 आपको लिखने हैं, तो कोई भी 2 तैयार करिए आप। 4 तो पढ़िए ही मत, कोई भी 2 पढ़िए आप, पूरे के पूरे 4 तो पूछेंगे नहीं, क्योंकि बनता नहीं ना उतना 2 मार्क के लिए। तो आप 4 में से क्या करिए, कोई भी 2 पढ़िए, 2 को ही रट लीजिए, 2 को ही लिखिए आप, ठीक है। ये इसलिए तो बोलता हूँ मैं कि वीडियो ना एंड तक ना स्टेप बाय स्टेप देखिए आप, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ मैं, बढ़िया। तो EMF सीरीज और उसके 2 एप्लीकेशंस अच्छे से प्रिपेयर करके रखिए, पूछे जाने के चांसेस है। नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर में गए 2 एग्जाम में न्यूमेरिकल आया नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। नर्स्ट इक्वेशन बहुत अच्छे से तैयार करिए आप, क्योंकि इस बार न्यूमेरिकल तो पक्का बनेगा ही बनेगा। वो डायरेक्ट बोलेगा, अगर वो बोलता है कि गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करिए, फिर तो आपकी वाट लग गई, क्योंकि न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। और अगर सिंपल वो बोलता है कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करिए, या फिर सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करिए, या फिर कुछ भी और, तो अच्छा है वो, ठीक है। तो 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा। और अगर गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करना होगा तो फिर वो 3 मार्क के लिए वो बनेगा, ठीक है। उसके बाद सॉल्ट ब्रिज, ये तो रट्टा मार लीजिए आप, एक तो इसको एडवांटेजेस पूछेंगे या फिर इसका कंस्ट्रक्शन और डायग्राम के साथ। अब एडवांटेज पूछे या कंस्ट्रक्शन पूछे, डायग्राम इसका बनाना ही पड़ेगा आपको, और वैसे भी आसान है, यू शेप का, ठीक है। तो सॉल्ट ब्रिज। देन एप्लीकेशन ऑफ फ्यूल सेल, क्योंकि डायग्राम इसके पहले पूछ चुके हैं तो इस बार एप्लीकेशन पूछे जाने के चांसेस बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हुआ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देन हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है केमिकल काइनेटिक्स। ये सबसे दमदार चैप्टर है, बड़ा मज़ेदार है। इसके बहुत सारे टॉपिक ना डिलीट हो चुके हैं, नहीं तो ये टॉपिक के समान ना टॉपिक नहीं है कोई। तो 0 ऑर्डर में और फर्स्ट ऑर्डर में जो रेट कांस्टेंट का यूनिट है वो पूछे जाने के चांसेस बनते हैं 1 मार्क के लिए। तो 0 ऑर्डर रहे या फर्स्ट ऑर्डर रहे, आप अच्छे से उसको ना रट्टा मार लीजिए आप। रेट कांस्टेंट जो है ना के, उसका यूनिट आप रट्टा मार लीजिए आप, ठीक है। डेरिवेशन फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो रहेगा भी, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर में इसके पहले वो न्यूमेरिकल पूछे गए, या फिर एक रिएक्शन दी थी आपको, वो ऑर्डर में फाइंड आउट करना था। तो 0 ऑर्डर में जो डेरिवेशन है वो आप थोड़ा सा तैयार करके रखिएगा 2 मार्क्स के लिए। अगर 0 ऑर्डर नहीं आता तो फर्स्ट ऑर्डर आएगा। तो 0 ऑर्डर नहीं है तो फर्स्ट ऑर्डर तो कंफर्म है, क्योंकि ये कंफर्म इसलिए कंफर्म नहीं है, 0 ऑर्डर के लिए इसके पहले पूछा गया होगा, इसलिए मैंने इसको ना रेड कलर में लिखा है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन ना और हाफ लाइफ टाइम के साथ स्पेशली रट लीजिए उसको। न्यूमेरिकल आ सकता है, या फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन आ सकता है, या फिर हाफ लाइफ टाइम पूछा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर हाफ लाइफ टाइम पूछा गया तो भी आपको पूरा डेरिवेशन डेराइव करना है, और अगर हाफ लाइफ टाइम नहीं पूछा गया तो फर्स्ट ऑर्डर वो के का फॉर्मूला आने तक डिराइव करना है और उसके बाद में रोक देना है। बट टर्म्स को एक्सप्लेन करना है, और वैसे वो बोलता भी है क्वेश्चन में, एक्सप्लेन द टर्म्स इन्वॉल्व इन इट। तो वो टर्म्स को एक्सप्लेन करिएगा बहुत अच्छे से और प्रिपेयर करिए इसको ना, रट्टा मार लीजिए आप, ठीक है ना, रट लीजिए इसको, ठीक है। चलिए उसके बाद सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थोड़ा सा प्रिपेयर करिए, क्योंकि इसके पहले ना फर्स्ट ऑर्डर भी हो चुका है, 0 ऑर्डर भी हो चुका है, अरेनियस इक्वेशन भी हो चुका है, सब हो चुके हैं। सूडो फर्स्ट ऑर्डर अभी तक हुआ नहीं है। ग्लूकोज का एग्जांपल दीजिएगा, बहुत अच्छा एग्जांपल है, या फिर एसिटेट का, एसिटिक एसिड का एग्जांपल दीजिएगा, एसिटेट का, वो भी अच्छा एग्जांपल है। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ना अच्छे से प्रिपेयर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देना होगा आपको। देन डिफरेंस बिटवीन, अभी इसमें देखिए मोलिकुलरिटी, ऑर्डर और रेट ऑफ रिएक्शन। तो एक तो मोलिकुलरिटी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन पूछेगा, या फिर मोलिकुलरिटी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछेगा, या फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन पूछेगा, कुछ भी हो सकता है। फिर सिंगल मार्क के लिए डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है। ये तीनों टॉपिक अगर बोला है तो वो आपको अच्छे से करना है। अब रेट लॉ,
है ना, गोल्डबर्ग और वेग नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। तो न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इट रेट लॉ पढ़िए और उसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। जो मैंने यहाँ पर बोला ना न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इट, ये 1 मार्क के लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, अच्छे से पढ़िए उसको। देन रेट आज, अच्छा इसमें और एक बात, अब होगा क्या, एक रिएक्शन दी रहेगी आपको, फॉर एग्जांपल N2 गैस प्लस थ्राइस H2 गैस गिव्स यू इन इक्विलिब्रियम कंडीशन ट्वाइस NH3 गैस। अब वो बोलेगा कि इसको ना रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्म में ढालिए, ठीक है, मैं जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, बाद में मिटा दूंगा मैं, 1 मिनट। देखिए अब N2 गैस है प्लस थ्राइस H2 गैस इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, या फिर वो नहीं भी रहा तो भी चलेगा, इट विल गिव्स यू ट्वाइस NH3 गैस, ठीक है। अब वो क्या बोलेगा, अब वो टॉपिक मेरा यूट्यूब पे नहीं है तो मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। अब वो बोलेगा कि ये एग्जाम्पल है, अब ये एग्जाम्पल को आप क्या करिए, राइटिंग द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर अ गिवन रिएक्शन, फिर ये रिएक्शन रहेगी या फिर इसके अलावा कुछ और रिएक्शन रहेगी, ये भी रिएक्शन रह सकती है, जिसमें कैसे लिखेंगे आप, ये रिएक्टेंट है तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 गैस डिवाइड बाय dt माइनस में, क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन ये माइनस में रहता है। अब इक्वल्स टू -1/3 आएगा, स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर में डालना है, क्यों डालने को बाद में देखेंगे हम, क्योंकि ये टॉपिक मैंने पढ़ाया नहीं तो अभी नहीं पढ़ाऊंगा, है ना। और इसको क्या लिखेंगे, +1/2, है ना, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 गैस डिवाइड बाय dt। तो बस इतना लिखने के लिए आपको 1 मार्क है, और इसके पहले ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, तो उसको ना अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। अब मैं इसे ज़रा मिटा दे रहा हूँ, वेयर इज डस्टर, चलो ये मिल गया। तो ऐसी कुछ रिएक्शन दी जाएगी, आप उसके लिए ना प्रिपेयर हो जाइए, ठीक है, बढ़िया। तो चलिए देखते हैं फिर अभी नेक्स्ट, ये है कोलिजन थ्योरी। इसके पहले पूछी तो नहीं गई है, बट इस बार पूछे जाने के चांसेस लग तो नहीं रहे, बट जो चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं पूछी जाती ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो अपडेट करने के लिए पूछ लेंगे, या फिर आपका मजाक करने के लिए वो पूछ सकते हैं। तैयार रहिए बस आप, ठीक है। देन कैटालिस्ट, या फिर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन पूछा जा सकता है, फिर कैटालिस्ट का ना सिंपल डेफिनेशन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कैटालिस्ट रिएक्शन, अनकैटालिस्ट रिएक्शन, ये अच्छे से पढ़िए, उसका डिस्क्रिप्शन के साथ में और डेफिनेशन भी, ठीक है। तो ये हुआ इस चैप्टर का। अब हमारे पार्ट 1 में जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, इट्स अ पी ब्लॉक एलिमेंट। ये पी ब्लॉक एलिमेंट दूसरा और कुछ नहीं, आपका 16, 17, 18 ग्रुप है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फिर पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए 1 बाय 1। तो सबसे पहला भाई एनी 2 फिजिकल प्रॉपर्टी। इसके पहले ना केमिकल रिएक्शन पूछी गई है, रिएक्टिविटी पूछी गई है, एनोमैलस बिहेवियर पूछा गया है, फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं पूछी है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में एटॉमिक रेडियस हो गया, आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो गया, मेटालिक कैरेक्टर हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। बस आप ना ये 5-6 फिजिकल प्रॉपर्टी अच्छे से प्रिपेयर करिए, कंपैरेटिव स्टडी भी पढ़ के रखिए 16, 17 और 18 ग्रुप का, और अपने पॉइंट्स में उसको शॉर्ट पॉइंट्स में लिख कर रखिए ताकि आप एग्जाम में उसको ना एक्सप्लेन कर सके। तो इस बार मैं बता रहा हूँ ना, कंफर्म फिजिकल प्रॉपर्टी कोई भी 2 पूछी जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए आप तैयार रहिए। और हाँ, और एक बात बता दूं, मैं बोल रहा हूँ कि कंफर्म पूछा जाएगा और नहीं पूछा गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। हाँ, मैं बोल नहीं रहा हूँ आपको कि आएगा ही आएगा, पर ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। कॉन्टैक्ट प्रोसेस अभी तक पूछा नहीं गया H2SO4 के लिए, ये 2 मार्क के लायकी का नहीं बनता, कुछ 3 मार्क के लायकी का बनेगा। तो अगर कॉन्टैक्ट प्रोसेस अगर 3 मार्क के लिए आता है तो फिर तो आपकी धज्जियाँ उड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि H2SO4 कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जो डायग्राम है, और डायग्राम ड्रॉ करते करते आपका कम से कम बता रहा हूँ मैं 20 से 25 मिनट जाएगा, आधा घंटा जाएगा, कम से 20 मिनट तो कहीं नहीं गए, क्योंकि आपको वो याद आना, वो रटना बहुत कठिन है वो डायग्राम। तो अगर वो क्वेश्चन आता है तो फिर आपकी वाट लग गई, है ना, बहुत बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। तो दुआ करिए ये क्वेश्चन ना ही आए तो बेहतर है, या फिर आता है तो 2 मार्क के लिए आए, फिर तो डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप 4 स्टेप में प्रिपेयर होता है H2SO4, बना डालिएगा, ठीक है। हाँ, या फिर इसके लिए जो और इस्तेमाल होता है उसका भी नाम पूछा जा सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। आप कॉन्टैक्ट प्रोसेस ना प्रिपेयर करिए, उसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब इसके पहले फ्लोरीन का एनोमैलस बिहेवियर पूछा गया था, तो इस बार फ्लोरीन का सेम एनोमैलस बिहेवियर पूछेंगे गारंटी नहीं है, क्योंकि जुलाई 2023 में पूछा गया था। तो अब इस बार आप ऑक्सीजन के लिए प्रिपेयर हो जाइए।
या फिर ऑक्सीजन के एलोट्रॉप्स याद रखिए, या फिर आइसोटोप्स याद रखिए, या फिर बॉइलिंग पॉइंट याद रखिए, फ्रीजिंग पॉइंट याद रखिए, बस। ठीक है, बढ़िया। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी वन, लाइक 16 या फिर 17 ग्रुप की कोई भी एक केमिकल प्रॉपर्टीज आप अच्छे से प्रिपेयर करके रखिए, यानी रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, वो तैयार करके रखिए। बट वैसे भी फिजिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज का उतना कुछ खास रोल तो रहेगा नहीं, बट आप तैयार करके रखिए। ठीक है, प्रॉपर्टीज दो में से कोई। तो ये है अभी स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन और SO2। ठीक है ना। अब ओजोन और SO2 का स्ट्रक्चर अगर वो पूछेंगे तो उसमें आपको बॉन्ड लेंथ लिखना है, बॉन्ड एंगल लिखना है, और उनका जो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस है वो लिखना है। आप क्या करते हैं, सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, बॉन्ड एंगल लिखते हैं, बॉन्ड लेंथ लिखते हैं, हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में दिखा देते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर दिखा देते हैं। वैसा नहीं होता, आपको हाइब्रिडाइजेशन जो प्रोसेस है उसमें आपको ढाल के वो लिखना है कि वो कैसे बने बॉन्ड्स। ठीक है, या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी या फिर यूजेस पूछे जा सकते हैं, तो ओजोन का है SO2 का। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस अगर पूछना है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो स्ट्रक्चर पूछना बेहतर रहेगा उनके लिए, तो आप स्ट्रक्चर के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, बढ़िया। नाउ ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, ओजोन या फिर क्लोरीन, पर इसके पहले क्लोरीन का आ चुका है, तो इस बार ओजोन का आएगा ऐसा गारंटी नहीं है, क्योंकि ओजोन का ब्लीचिंग एक्शन ये 1 मार्क के लिए बनता है, बट क्लोरीन का ब्लीचिंग एक्शन ये 2 मार्क के लिए बनता है। तो अगेन ये रिपीट आपको क्लोरीन के लिए पूछे जाएंगे, और अगर क्लोरीन के लिए नहीं आता है तो फिर तो ओजोन तो रेडी बैठा ही है। ठीक है, तो आप ओजोन और क्लोरीन दोनों के लिए ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, ब्लीचिंग एक्शन तैयार रखिएगा। ठीक है, देन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरीन, ये अभी तक ना ये जो पूछने के चांसेस इसलिए क्योंकि ये सिंगल मार्क के लिए रिएक्शन बनेगा। वो क्या बोलेंगे, राइट द एग्जाम्पल विच शोज द ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ क्लोरीन, इफ राइट डाउन द एग्जाम्पल विच शोज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरीन, या फिर रिएक्शन। तो आपको रिएक्शन लिखनी है। मैं तो सजेस्ट करूंगा आपको कि FeCl3 का एग्जाम्पल लिखिएगा, वो बेहतर है। ठीक है, क्योंकि वो दोनों ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग दोनों प्रॉपर्टी के लिए वो एक ही एग्जाम्पल सफिशिएंट आपको। देन नेक्स्ट डाइऑक्सीजन, इसका प्रिपरेशन भी याद रखिए आप, केमिकल रिएक्शन भी याद रखिए, दो में से कोई भी एक पूछा जाएगा। एनोमैलस बिहेवियर अगर नहीं पूछा तो ये तो यहां पर आएंगे ही आएंगे, वापस आएंगे, वो रिपीट आएंगे। ठीक है, तो डाइऑक्सीजन अच्छे से प्रिपेयर करिएगा आप। देन टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, एम्फोटेरिक है। अब ये 4 ऑक्साइड्स में से एसिडिक और बेसिक पूछे जाने के चांसेस कुछ ज़्यादा है, क्योंकि वो टॉपिक पे एक्सप्लेनेशन बनता है, उतने वो पॉइंट्स क्रिएट होते हैं। तो एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड या फिर टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स तो वैसे भी पूरा पढ़िए, बट एसिडिक ऑक्साइड्स और बेसिक ऑक्साइड्स अच्छे से पढ़िए। ठीक है, डेफिनेशन लिखिएगा ज़रूर, है ना, बढ़िया। देन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आइदर क्लोरीन, SO2 या HCl, 3 में से किसी एक का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पूछा जाएगा, बट ये इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर मेथड ऑफ प्रिपरेशन उनको पूछना होगा तो डाइऑक्सीजन का पूछेंगे 1 मार्क के लिए, लैबोरेटरी मेथड या फिर दूसरा इंडस्ट्रियल मेथड वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, हीलियम, नियॉन और आर्गॉन, 3 में से किसी एक का यूज पूछेंगे, बट नियॉन और आर्गॉन का पूछ चुके हैं, और हीलियम के पॉइंट्स कम से कम 8 से 9 पॉइंट बनते हैं। तो आप हीलियम का ना यूजेस अच्छे से रट लीजिए, अच्छे से रट लीजिए। ठीक है, चलो उसके बाद ये हमारा लास्ट स्लाइड, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स या फिर एलॉय। एलॉय तो यहाँ पर नहीं आएगा, बट आप इंटर हैलोजन कंपाउंड, ठीक है, अच्छे से पढ़िए आप, क्योंकि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के ना एक तो कैरेक्टर पूछे जाएंगे या फिर यूजेस। मुझे नहीं लगता यूजेस पूछेंगे, उनको पूछना ही अगर होगा तो वो कैरेक्टर पूछेंगे। बहुत ही आसान है वो कैरेक्टर्स, आपको आ सकते हैं 6-7 कैरेक्टर्स है, उसमें से 5 लिखना है आपको, ताकि एक बैकअप में रहे। तो ये बहुत अच्छे से इंटर हैलोजन कंपाउंड के ना कैरेक्टर आप पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, ये बहुत, और ये अभी तक बहुत बार आ चुका है, ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। नेम और मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ एनी मिनरल फॉर 1 और 2 मार्क्स। होता क्या है इसमें, एक तो MCQ आएगा, या फिर 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, या फिर 2 मार्क के लिए सीधा सवाल आएगा। क्या क्वेश्चन आएगा, क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर क्रायोलाइट, जिनसाइट, विल्मेनाइट, चाल्कोपाइराइट। तो जो भी मिनरल्स है ना, P ब्लॉक में बता रहा हूं मैं, जो भी मिनरल्स है वो सभी मिनरल्स के आपको फॉर्मूले रट्टा मारना है, रट लेना वो सभी फॉर्मूले जो भी है ना।
तो जो ओर्स है, जो मिनरल्स है, वो पूरे फॉर्मूले रट लीजिए। उसके ऊपर में 1 मार्क का क्वेश्चन बनेगा। 2 मार्क का कब बनेगा वो बोलेंगे आपको कि चाल्कोपाइराइड या फिर 4-5 ओर्स के नाम देंगे आपको और बोलेंगे इसका फॉर्मूला लिखिए। तो 4 भी अगर आते तो एक फॉर्मूला हाफ मार्क कवर करेगा। तो ऐसे टोटल आपको चारों लिखने होंगे, तब जाके 2 मार्क मिलेंगे। बट जनरली ये 1 मार्क सिंगल लाइन क्वेश्चन के लिए आता है, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहिए। बट अगर 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा तो भी कुछ दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो ये हमारी स्लाइड ख़त्म हुई और ये है हमारे पार्ट 1 का वीडियो। अब पार्ट 2 के वीडियो को हम थोड़ा सा 1-2 दिन के बाद में पोस्ट करेंगे, ताकि आप पार्ट 1 को अच्छे से प्रिपेयर करिए। अच्छे से प्रिपेयर करिए, अच्छे से लिख लीजिए। जो भी मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई है उसको समझ लीजिए, सुन लीजिए और बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। वो एक ही वर्ड में बार बार बोलूँगा, अच्छे से। अच्छे से का मतलब कि मैं अगर जो ये टॉपिक बता रहा हूँ, अगर इसमें से मैं कुछ भी पूछूँ तो आपको ना वो क्वेश्चन खत्म होने के पहले उसका सवाल आना चाहिए, पहले उसका जवाब आना चाहिए। सवाल खत्म होने के तुरंत बाद जवाब आना चाहिए। ये लेवल पे आपको प्रिपेयर होना है। तो पढ़ाई करिए और अगर कुछ भी दिक्कतें आती है तो वैसे भी मैं हूँ, आपके टीचर्स हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट करिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए, मैं ज़रूर आपको ना वो मदद करूँगा। तो ये है हमारे पार्ट 1 का वीडियो। पार्ट 2 की वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू सो मच, गुड लक।